अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पेज पे जो है वो अपना बॉर्डर जो है फिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी यूँ कह लें कि न्यूमेरिकल का पार्ट जो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे ठीक है जी। तो और उसके बाद एंड हो रहा है इधर इस जगह पे। ओके जी, तो पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं दोबारा जो है वो बता देता हूँ कि 12th फिज़िक्स यानी सेकेंड ईयर की जो आपकी फ़िज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 12 यानी पहला चैप्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। सो पहला न्यूमेरिकल है 12.1, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कीप इन माइंड कि आप जो है वो अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको सामने रखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ जो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप भी यानी जो बुक आपके सामने पड़ी होगी वहाँ जो है वो जो स्टेटमेंट लिखी है आप भी उसको पढ़ें। ठीक है, आप भी उसको समझें। सो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ जी। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट जिसका मैस उसने दिया जी 10 ग्राम, जबकि चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। अब वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 10 ग्राम और चार्ज है उसका 20 माइक्रोकूलम। ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरह का एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, यानी आइडेंटिकल वाली टर्म उसने यूज़ की है, मतलब कि जितना इसका मैस है उस दूसरे ऑब्जेक्ट का भी उतना ही मैस है, जितना इसका चार्ज है उस दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज भी उतना ही है। और फिर वो कह रहा है कि वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। तो आपने क्या काम करना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन मीन आप यूँ यहाँ पे ले सकते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी ऑब्जेक्ट वन के, यानी उसने बोला है ऑब्जेक्ट वन, तो ऑब्जेक्ट वन का उसने मैस भी दिया चार्ज भी दिया और फिर उसने टर्म बोली आइडेंटिकल, यानी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस और चार्ज बिल्कुल पहले की तरह ही है, यानी पहले वाले ऑब्जेक्ट की तरह। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी मैस इस ऑब्जेक्ट का जिसको हम M1 कहेंगे, और वो है जी 10 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आएगा 0.01 किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज उसने दिया है Q1, वो है 20 माइक्रोकूलम। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें कॉलम में, 20 माइक्रो की जगह पे हम 10⁻⁻6 लगा देंगे और उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर मैथ्स जो है वो नेक्स्ट वो हम अपने पास से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि उसने हमें न्यूमेरिकल के अंदर बता दिया कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि आइडेंटिकल है पहले से। ठीक है, यानी पहले की तरह का ही है, यानी जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसका मैथ हम उसको M2 बोलेंगे और वो भी हमारे पास 0.01 किलोग्राम ही होगा, यानी इतना ही होगा। और चार्ज भी उसका, उसको हम Q2 बोलेंगे और वो चार्ज 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 होगा। और वो फासले पे पड़ा है जी 10 सेंटीमीटर, यानी R जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। इसको 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे जी सोल्यूशन, और ये हमारे पास डाटा था। ठीक है, जो अभी हमने लिखा ये हमारे पास डाटा था, और यहाँ हम नीचे करेंगे सोल्यूशन। सो यहाँ पे लिखिएगा बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ क्या था कूलम्स लॉ जी? F, इसके साथ मैं छोटा सा ई लगा रहा हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता चले कि हम इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला होता है जी K Q1
Q2/R²। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का कानून कि ये होता है Fg इज इक्वल टू G कैपिटल m1 m2/r²। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अगर हम इनको कंपेयर करें, यानी इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 पे, यहाँ लिख सकते हैं आप डिवाइडिंग 1/2, यानी आपने इक्वेशन 1 को 2 पे कर देना है डिवाइड। तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, राइट साइड पे डिवाइड होगी। तो इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट साइड है वो आपको पता है कि वो है जी FE, और 2 की लेफ्ट साइड है FG। बेसिकली यही हमने FE/FG ही जो है वो मालूम करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और ऊपर FE की वैल्यू, यानी इक्वेशन 1 की राइट साइड बटा इक्वेशन 2 की राइट साइड। इक्वेशन 1 की राइट साइड है जी K Q1 Q2/R² बटा G M1 M2/R²। ठीक है, तो ये R² से कट जाएगा, और फिर यहाँ पे हम इसको ना इधर एक लाइन लगा लेते हैं। तो इसको यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छा R से कट गया, सो हमारे पास बच गया FE/FG इज इक्वल टू K Q1 Q2 ये R² तो कैंसिल हो गया था, सो जो हमारे पास बचेगा जी M1 M2। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ जो है वो कर देनी है दर्ज। तो यहाँ पे जो हमारे पास K की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, और Q1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 × 10⁻⁻⁶, और Q2 की भी यही वैल्यू होगी -6। ठीक है, और डिवाइडेड बाय G हमारे पास होता है 6.673 × 10⁻11 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और M की वैल्यू यहाँ पे उसने दी है जी 0.01, और फिर M2 की वैल्यू भी 0.01। ठीक है, अच्छा इसमें एक कैलकुलेशन का आसान तरीका है जी कि सबसे पहले आप बटे की ऊपर वाली रकम जो है उसको सॉल्व करें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो है ना आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊं, ताकि आपको भी समझ आ जाए कैसे कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के दौरान कैसे मिस्टेक से आपने बचना है। सबसे पहले लिखेंगे 9 × 9 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अच्छा मेरे पास ये चूँकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसलिए मुझे थोड़ी ये आपके पास पॉसिबिलिटी है कि जैसे कैलकुलेटर ना हो तो उसमें आपने उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। 20 मल्टीप्लाई 10⁻, दोबारा फिर से -6। तो इसको जब हम इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास इस बटे की फॉर्म में जो है ना वो आंसर आ रहा है। सो ST वाला बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा 3.6, यानी बटे के ऊपर हमारे पास आएगा 3.6। अच्छा अब बटे के नीचे वाली रकम है उसको हम करते हैं, तो वो होगा 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ये मैं इसलिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा ना बच्चों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती, कैलकुलेशन में बड़ा मसला आ रहा होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना कोई मसला ना आए, आपके लिए इजी हो जाए, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन भी साथ में कर रहा हूँ।
10 की पावर -11 और फिर मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01। तो इसको जब हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 6.673 ज़रब 10 की पावर -15। अब जो है वो हम इसको मतलब एक तरीका तो ये है कि ऊपर वाला रकम पहले लिख लें, फिर तकसीम का बटन दबा के इसको ब्रैकेट में लिख लें कैलकुलेटर में, तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक तो बहुत ही अच्छी बात होगी ये, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। अब देखें, जैसे ये बटे वाला आंसर आ गया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऑन का बटन दबा देंगे। अब जो आंसर हमने निकाला नहीं, अभी हमारे पास कैलकुलेटर में सेव है, यानी आंसर इक्वल दबाएंगे तो ये आपके पास ऑलरेडी ये यानी जो आपने किया वही वाला सेव है। सो हम क्या करेंगे, 3.6 लिखेंगे तकसीम। अब जो आंसर सेव है, आंसर का बटन दबाएंगे तो वो जो आपने पहले आंसर निकाला वो बटे में आ जाएगा, यानी तकसीम आंसर। इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास ये आंसर इसका आएगा 5.39। तो 9 को करेंगे हम ड्रॉप, तो ये 3 यानी 39 यहाँ पे आ रहा है, 9 को ड्रॉप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻14। तो याद रखें कि यहाँ पे कोई यूनिट जो है वो नहीं होगा, बिकॉज ये रेशो है हमारे पास FE/FG फोर्सेस की। सो बटे के ऊपर भी न्यूटन है होगा, बटे के नीचे भी न्यूटन, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगा। हम यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं इधर। नेक्स्ट मेरिकल इधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, देखें 12.2 न्यूमेरिकल है। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसके अंदर जो है ना वो शक्ल बनी हुई है, और शक्ल वाला जो न्यूमेरिकल है उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो इसलिए मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल तो नहीं करवा रहा। आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए सॉरी इसलिए मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा। सो हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, थर्ड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है ए पॉइंट चार्ज, अब चार्ज की वैल्यू उसने दी है Q इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, कॉलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये चार्ज है ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, और आपने क्या काम करना है कि उस चार्ज से 2 मीटर के फासले पर, यानी ओरिजिन से 2 मीटर के फासले पर, जाहिर सी बात है चार्ज ओरिजिन पे पड़ा है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज से 2 मीटर के फासले पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमने मालूम करना है। सो चार्ज उसने दिया है जी हमें, यहाँ हम लिखेंगे डाटा। अच्छा, ये बार बार डाटा शायद मैं ना लिखूं, आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपने बस याद रख लेना है कि सबसे पहले आपने डाटा ही लिखना है, ठीक है। डाटा में क्यू उसने दिया जी हमें -8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कोलम, और डिस्टेंस जो है वो हमें दिया गया 2 मीटर, यानी आर हमारे पास 2 मीटर है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में लिखेंगे एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू KQ/R², बिकॉज यू नो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, ये हमारे पास बराबर होता है F/Q के, और F आपको पता है ये बराबर होता है KQ1 Q2/R², यानी F में 2 चार्जेस आ रहे थे, जैसे यहाँ फार्मूला लिखा हुआ भी है, ये एक चार्ज और एक चार्ज। अच्छा, एक चार्ज जो है वो नीचे वाले चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक चार्ज बचेगा, यानी ई में। मुझसे एक मिस्टेक होगी कि मैं पानी का गिलास जो है वो यहाँ पे नहीं रख सका लाइव शुरू करने से पहले, इसलिए मेरा गला जो है ना वो खुश्क हो गया इंतहाई, तो मुझसे बोलना नहीं जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है ना ये समझा पाऊँ। अच्छा, F होगा KQ1 Q2/R²,
तो अब चूंकि बटे में ई के केस में बटे में क्यू आ रहा है तो एक चार्ज उससे कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली जो एफ का है ना उसको हम लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्केयर। तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू नॉट क्यू ओवर आर स्केयर, और बटे में ये जो क्यू होता है इसको क्यू नॉट कहें या क्यू कहें जो भी कह लें, एक चार्ज ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 9 ज़रब 10 की पावर 9 ये के की वैल्यू होती है, और हमारे पास जो चार्ज है वो है जी -8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास 2 है, तो 2 का स्केयर में यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि इस माइनस की वजह से आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो अब हम ऊपर वाली रकमों को लगा लेते हैं ज़रब, यानी हम लिखेंगे 9 ज़रब 10 की पावर 9। कैलकुलेशन का आसान तरीका आप बता रहा हूँ, 9 ज़रब 10 की पावर 9 लिखा, बराबर दबा दिया, ठीक है। अब आगे ज़रब, ज़रब में अब देखिए ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट नहीं भी है डायरेक्ट भी माइनस लगा सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट लगा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ब्रैकेट लगाएंगे -8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, और ये वाला बटन दबा के साइड ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बराबर दबाएंगे। सो हमारे पास ये आएगा -720 डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर आपको पता है ये 4 होता है, ये 4 आ जाएगा। अब हम इस रकम को 4 पे कर देंगे डिवाइड, तकसीम 4, तो ये हमारे पास -180 न्यूटन पर कॉलम आ जाएगा। तो न्यूटन पर कॉलम लगाना चाहें या फिर वो दूसरा यूनिट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे न्यूटन पर कॉलम ही यूज़ करेंगे। अच्छा, न्यूटन पर कॉलम अगर न्यूमेरिकल में देखा जाए तो उसने एक और बात की है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जी एक्सिस, यानी ये वैल्यू आपने किस एक्सिस के ऊपर मालूम करनी है, जी एक्सिस के ऊपर। सो आप क्या करेंगे, इसको यूं ब्रैकेट में लिखेंगे और साथ में आपने के हेड लगा देना, बिकॉज जी एक्सिस के अलॉन्ग जो के हेड होता है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के हेड होता है। अच्छा, इसको यूं लिखेंगे, फिर हम ई के ऊपर जो है ना वो तीर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे ई के ऊपर तीर का निशान नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड कर रहे हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, मतलब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ई इज इक्वल टू -180 के हेड और ब्रैकेट में न्यूटन पर कॉलम और यहाँ पे एरो, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमने बॉर्डर लगा दी यहाँ पे जी, और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। इधर अब हमें बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी ये सारा स्क्रीन के ऊपर क्लियर नज़र आ रहा है। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस Q1 है। किधर जा रहे हो भाई, ओहो किधर जा रहे हो, इधर रुको। Q1 है हमारे पास, कितना है जी Q1, -1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अच्छा, पहले इस न्यूमेरिकल को मैं ना पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ इसकी स्टेटमेंट। वो कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है जिसकी वैल्यू उसने दी है, एक Q2 है उसकी वैल्यू भी उसने दी है। वो कह रहा है आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, दोनों को अलग अलग किया गया, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन, तो आप इन दोनों चार्जेस के गिर्द एक ऐसा नुक्ता मालूम करें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। सो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक हमारे पास Q1 है जो कि पड़ा हुआ है इधर, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इधर शक्ल बना लेते हैं। ये हमारे पास है जी Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज हमारे पास पड़ा है इस जगह पे, ये हमारे पास है Q2। अब सवाल की कंडीशन के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 है।
3 मीटर लगा लेते हैं, ठीक है। अब इन Q1 और Q2 के करीब जो है ना, इनके रिजल्टेंट फील्ड ज़ाहिर होगा। और वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे Q1 के करीब ले लें, चाहे Q2 के करीब ले लें, चाहे दोनों के दरमियान में, जहाँ पे भी ले लें, ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो। तो बेसिकली वो पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि वो पॉइंट जो है वो लेट करते हैं यहाँ पे है, इस जगह पे। अब इस पॉइंट का ज़ाहिर है Q1 से कुछ ना कुछ फासला होगा, यानी यहाँ से लेके इधर तक का कुछ ना कुछ फासला होगा। तो लेट करते हैं वो होगा x, यानी इस पॉइंट का Q1 से जो फासला है वो x है। तो Q2 से कितना फासला होगा, देखें Q2 से यहाँ तक जो है वो 3 है, और यहाँ से आगे कितना है x। तो टोटल फासला यहाँ से इधर तक कितना हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं x+3 हो जाएगा ये, या 3+x भी हम इसको कह सकते हैं। तो याद रखें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे एक Q1 के ऊपर या Q1 के लिए लिखेंगे, तो उस वक्त आर स्केयर की जगह पे हम एक्स स्केयर लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास x है। और जब Q2 के साथ डील कर रहे होंगे तो वहाँ हम आर स्केयर की बजाय x+3 का स्केयर करेंगे। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, आपको मजीद इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। Q1 उसने दिया है जी, किधर गया भाई, -1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम, और Q2 उसने दिया है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कॉलम, ठीक है। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसने बता दिया, वो हमने शक्ल में बना भी दिया। सो हमने ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन, ये हमने मालूम करनी है, या यूं कह लो कि हमने आम लफ्ज़ों में यूं कह लो कि x की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब क्या है। ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है, यानी दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो आएगा। सो Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम E1 कह सकते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद सोल्यूशन आपने लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एट ज़ीरो फील्ड लोकेशन, एट ज़ीरो फील्ड लोकेशन। अब ज़ीरो फील्ड लोकेशन पे क्या होगा, ज़ीरो फील्ड लोकेशन पे मैंने अभी आपको बताया कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का मजमुआ जो है वहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी ज़ीरो फील्ड लोकेशन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कोई फील्ड नहीं होता, जहाँ कोई फील्ड नहीं होता। अब चूंकि वो चार्जेस के करीब पड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ दोनों चार्जेस की वजह से या दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो वो कब होगा, यानी दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं E1 + E2 = 0। ओके, तो अब इसको देखें, E1 जो है वो एक साइड पे इधर रहेगा और ये इस साइड पे आके -E2 हो जाएगा। अब हमने कीमतें पुट कर देनी है। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया KQ/R², जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे KQ/, अब E1 है तो Q नहीं होगा, इसको हम Q1 लिखेंगे, और ओवर R² मैंने आपको बताया कि R² बेसिकली R क्या है, डिस्टेंस, यानी उस पॉइंट का 4 से फासला। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो Q1 से जो फासला है ना उस पॉइंट का Q1 से जो फासला है वो x है, लिहाजा यहाँ पे R² नहीं आएगा, x² आएगा। क्लियर हुआ। और नेक्स्ट ये इज इक्वल टू -E2 की जगह पे भी हम वही फार्मूला लगाएंगे KQ, लेकिन E2 है तो जाहिर हमें Q2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और बटे में R² मतलब उस पॉइंट का Q2 से फासला। तो वो उस पॉइंट का अगर देखा जाए Q2 से जो फासला है वो टोटल यहाँ से लेके इधर तक है, यानी x+3। सो यहाँ पे आएगा x+3 का स्केयर, KQ/R² वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया। तो देखें यहाँ पे एक तो
के से कट गया, यानी इसी स्टेप में ये सोल्यूशन हो गया। Q1 की वैल्यू पुट करें तो वो आ रही -1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये वाली माइनस Q2 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो माइनस माइनस से कट गया, कैंसिल, ठीक है। और -10 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1/x² इज इक्वल टू 4/x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे, ये इधर आके 4x²। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, या मैं इधर ही लगा लेता हूँ, इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे, देखें इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा हमारे पास, ये बचेगा x प्लस 3। और देखें ये जो 4 है, इसका स्क्वायर जो है वो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है वो 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो जज़र से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास x बच जाएगा, यानी 4x स्क्वायर का जज़र लेंगे तो वो 2x आएगा। अब देखें ये वाला x इधर आके माइनस होगा, सो आएगा 3 इज इक्वल टू 2x माइनस x। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 2x में से x को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा x और इज इक्वल टू 3, या आम लफ्ज़ों में अब लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। तो ये वो फासला होगा, x की वैल्यू होगी 3, जहाँ पे जो है ना वो एक ऐसा पॉइंट मौजूद है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। और यानी अगर Q1 की बात की जाए तो Q1 से 3 मीटर के फासले पे वो पॉइंट है, और अगर Q2 की बात की जाए तो उससे वो 6 मीटर के फासले पे है। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको इस न्यूमेरिकल की जो है ना वो समझ आई होगी। सो उसके बाद हमारे पास है जी, ये हमारे पास 5वां न्यूमेरिकल था। उसके बाद 6वां न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सा है तो वो हम करते हैं, तो उसको इधर ही हम एडजस्ट कर लेते हैं, मैं इसको यूं कर देता हूँ इधर। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं इसको। सबसे पहले डाटा इसका, वो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड ए सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मैस। मैस कितना है जी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 किलोग्राम, और चार्ज है जी 1 माइक्रो कॉलम, यानी Q जो है वो 1 माइक्रो कॉलम है, मीन 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कॉलम। और फिर क्या कह रहा है, बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों प्लेट्स का जो दरमियानी फासला है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसका कोई इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है, यूँ समझ लें। 100 पे डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। सो सोल्यूशन, अच्छा देखें न्यूमेरिकल को समझते हैं। वो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आप फाइंड करो टू होल्ड सस्पेंडेड ए पार्टिकल ऑफ मैस दिस वन, यानी एक पार्टिकल है जिसका मैस ये है, इट मीन कि उसका वजन भी होगा। अगर मैस है तो डेफिनेटली वजन होगा ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको अगर आपने सस्पेंड करवाना है तो उसके अपोजिट जो है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि वो मैस जो है वो नीचे मूव ना करे बल्कि रुक जाए, इट मीन कि वो फोर्स जो है वो उसके वजन के इक्वल होनी चाहिए ना, तभी तो वो रुकेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उसको रोकना है आपने, सिर्फ ऊपर नहीं लेकर जाना, सिर्फ रोकना है। तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना उसका वजन होगा, यानी वजन के इक्वल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा ये ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चूंकि फाइंड करना है तो E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, और डाटा की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन। तो क्या कंडीशन है जी? एफ ई जो है वो हमारे पास होगा एफ जी के इक्वल, ठीक है, तभी हम उसको सस्पेंड कर पाएंगे। सो एफ ई आपको पता है कि क्यू ई होता है और एफ जी यानी वेट वो एम जी होता है। सो ई इज इक्वल टू एम जी ओवर क्यू। तो एम हमारे पास है जी 1 × 10⁻⁻6 और जी आपको पता है 9.8 होता है और क्यू जो है वो भी हमारे पास है 1 × 10⁻⁻6। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास 9.8 ही आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो न्यूटन पर कॉलम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, यह इसका दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हम लगा सकते हैं, न्यूटन पर कॉलम भी लगा सकते हैं और वोल्ट पर मीटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा यूनिट जो है वो आप यूज़ करना चाहते हैं। सो 6 न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं जी कंप्लीट। सो अभी हम इस शीट को जो है ना वो कर लेते हैं चेंज। ओके जी, तो शीट हमने चेंज कर ली है और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट भी कर रहे हैं। ओके जी, होप सो कि आपको क्लियर स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, वो कह रहा है पार्टिकल ऑफ चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना है, यानी जो Q की वैल्यू है हमारे पास, डाटा सबसे पहले लिखेंगे। अरे यहाँ Q की वैल्यू उसने दी है, कितनी वैल्यू जी? 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल है 100 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। और फाइंड करनी है जी एनर्जी, और वो फाइंड करनी है अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। सो एनर्जी हम यहाँ पे करेंगे मालूम। सॉल्यूशन एज वी नाउ, ये लिखना है और यहाँ पे लिख देना एनर्जी। एनर्जी आपको पता है W के, और W बराबर होता है Q V के या Q डेल्टा V के। तो Q हमारे पास है जी 20 इलेक्ट्रॉन और V हमारे पास है जी 100 वोल्ट। तो ये बन जाएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन वाले ने भी हमसे जो है ना जवाब मांगा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए हम इस ऊपर वाले को जॉल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी चार्ज को हम जॉल में चार्ज को हम कॉलम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ई की वैल्यू पुट करके इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं ताकि ये न्यूमेरिकल यहाँ पे हो जाए क्लोज। ये कंप्लीट हुआ न्यूमेरिकल। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी वो भी मतलब चूंकि उसकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी है, सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो हम करते हैं जी मूव न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। तो वो कह रहा है प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, और यूनिफॉर्म है 5000 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 5000 न्यूटन पर कॉलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, ठीक है। और अब इससे जो फासला है वो कह रहा है डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। यानी सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। और अब कैलकुलेट हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तो हमने फाइंड करना है, यानी डेल्टा वी हम मालूम करेंगे, ठीक है। दूसरा हम मालूम करेंगे
W यानी वर्क डन हम मालूम करेंगे। ठीक है, इधर बाकी लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जो है ना वो कवरेज नहीं हो पा रही पेज की, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। और क्या फाइंड करना है जी, वो कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू कह लो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम आमतौर पे यू से जाहिर करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करना है, फिर इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी हमें मजबूरन फाइंड करना पड़ेगा बिकॉज वो कह रहा है वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो जाहिर सी बात है हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बाद वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो वो भी हमें फाइंड। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये मालूम करेंगे और वेलोसिटी फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो जाएगी तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास मैस होना चाहिए। और बात वो किसकी कर रहा है, प्रोटॉन की। सो प्रोटॉन का मैस जो है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन आपने लिख लेना है इधर। मैस जो है 1.67 होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपने क्लियर इसको लिख लेना यहाँ पे। तो जी ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी डेल्टा यू। तो एज वी नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा होगा, वो होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो वैल्यू चाहिए डेल्टा वी की। सो हम क्या करेंगे, डेल्टा आर को उधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर पूरी इक्वेशन को। अच्छा चलें इसको कर लेते हैं, ये डेल्टा आर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बनेगा डेल्टा आर ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी माइनस में उसको उधर लेकर जाएंगे और उसको इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा आर इंटू ई। तो डेल्टा आर जो है वो हमारे पास यही होगा, आर 0.1 और ई हमारे पास 5000 है। यहाँ माइनस जो है वो हमने छोड़ दिया, तो माइनस हाथ में रखना है आपने। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -500 और ये हमारे पास वोल्ट में आंसर आएगा क्योंकि पोटेंशियल हमने मालूम किया है। ठीक है, इसी तरह अब हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन जो होगा वो एक प्रोटॉन है, तो इसलिए जो वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू डेल्टा वी। क्या फार्मूला होता है, क्यू डेल्टा वी। लेकिन अब चूंकि हम अपोजिट फील्ड मूव कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इन यूनिफॉर्म फील्ड। सो अब हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्क करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यानी W इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी होगा। अच्छा जी, ये माइनस वैसे माइनस क्यों आया इसकी समझ आ गई ना, कि बिकॉज हम मूव करेंगे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू जो है वो वन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन भी उसका चार्ज भी ई के इक्वल होता है। सो क्यू की जगह पे 1E आ जाएगा और डेल्टा वी अभी हमने निकाला -500 वोल्ट। तो ये हमारे पास W का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास W का आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -W के इक्वल होगी इस केस में, और माइनस वैसे और W की जगह पे हम लिखेंगे 500। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा। ठीक है, अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस टर्म इस केस में। ठीक है,
सो माइनस यहाँ पे और डेल्टा यू की जगह पे हम लिखेंगे -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब चूंकि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को अब हमें जॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जी जॉल में इसको कन्वर्ट करने का, बिकॉज उसके बाद हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में हो, और एनर्जी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जॉल है। तो यहाँ पे 500 वैसे आएगा, ई की जगह पे हम लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 और कॉलम, ठीक है। ई की जगह पे आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कॉलम, और ये वोल्ट है साथ में, ये वैसे आ जाएगा। सो ये इसको अगर हम ज़रब लगाएं कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास बनेगा 500, यानी 500 को ज़रब लगाएंगे, ज़रब 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, तो ये हमारे पास बनेगा 8 ज़रब 10 की पावर -17 जॉल। 8 ज़रब 10 की पावर -17 जॉल। इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी डेल्टा यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगा 8, क्या था अभी, 8 ज़रब 10 की पावर -17 जॉल, ठीक है। ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ हमने क्या काम करना है कि अब हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला लगाना पड़ेगा। एज वी नाउ जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसका आपको पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लो, काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हमें चाहिए वी की वैल्यू, सो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 2 मल्टीप्लाई होगा, एम उधर जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि 2 उधर जाके ज़रब हो जाएगा और एम उधर जाके डिवाइड। अब हमें वी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, और हम यानी इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये वैसे आएगा, और इस साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल वी यहाँ पे रह जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, 2 वैसे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो जॉल में वैल्यू हमने निकाली 8 मल्टीप्लाई 10⁻17 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27, ठीक है। और ऊपर हैं जी जजर भाई और साथ में भी, ठीक है। अब इस तरह की कम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन अगर आ जाए तो कैसे करनी है, उसमें आपने सबसे पहले जजर नहीं लगा लेना, वो भी लगा सकते हैं, वो भी एक तरीका है, उसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो गलती से बचने का है वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये लिखना है 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10⁻, सॉरी किधर गया अभी, -17, ये लिखने के बाद बराबर दबाना है, ठीक है। फिर तकसीम अब बटे के नीचे देखें तो ज़्यादा रकमें हैं, इसलिए हम यहाँ पे तकसीम के बाद ब्रैकेट शुरू कर लेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27। अच्छा, ये मेरे पास जो कैलकुलेटर है इसमें तो बटा भी लग जाता है, लेकिन मैं आपके कैलकुलेटर के हिसाब से जो है ना वो कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। तकसीम दबाएंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन ये जो आंसर हमारे पास आया है ये अभी विदाउट जजर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जजर का बटन दबाएंगे, आंसर दबाएंगे, बराबर दबाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा, इसको हम साइंटिफिक में कर लेते हैं, 3.16 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना आएगा अभी, 1 2 3 4 5 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वी आएगा। तो हम इसके आंसर की कंफर्मेशन कर लेते हैं, ये 3.1 आ रहा है, यानी 3.1 ही तकरीबन है। ओके जी, वैसे इसको 3.2 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है,
लेकिन बुक वाले ने इसको 3.1 लिखा है बिकॉज उनकी कैलकुलेशन में ये 3.09 आ रहा है। सो इसको 1 कर दें, यानी 3.1 तक आप लिख लें। 10⁵ मीटर पर सेकंड हमारे पास वी आ जाए। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल भी हुआ हमारा कंप्लीट, और इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। लॉज उसके बाद 10वां न्यूमेरिकल है, तो वो आसान है, मुश्किल कोई नहीं उसमें। और जिस तरह मतलब ये जो हमने किए हैं ये भी कोई इतने मुश्किल तो नहीं थे ना, ये आसान थे। सो 10वां न्यूमेरिकल हमारे पास है, वो कह रहा है यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ए पोटेंशियल बाय विच पॉइंट चार्ज ऑफ 4 मल्टीप्लाइड -6 alters the electric potential, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है इतने चार्ज का एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे। सो यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे पास बल्कि यहाँ पे सबसे पहले चार्ज लिख लेते हैं कि क्यू उसने कितना दिया। क्यू उसने दिया है जी 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ वोल्ट, और डिस्टेंस उसने दिया यानी आर की वैल्यू उसने दी है 1.2 मीटर, और पोटेंशियल वो कह रहा है मालूम करो। दो हैं यानी कंडीशंस या केसेस कह लें, कि वो कह रहा है जब चार्ज पॉजिटिव है, जब चार्ज नेगेटिव है, दोनों केसेस में आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। यानी वी मालूम करें, ब्रैकेट में लिख ले व्हेन क्यू इज़ पॉजिटिव, एंड वी मालूम करें। अच्छा, इसको वी पॉजिटिव लिख लें, वी नेगेटिव व्हेन क्यू इज़ नेगेटिव। ओके, तो ये अच्छा, नेक्स्ट इसको इधर रख लेते हैं, यहाँ पे इधर। ओके जी, तो एज वी नो कि आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको हम लिखेंगे -ΔV/R। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये वाली जो पॉइंट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ वो यहाँ पे समझा दूँ, बल्कि इधर समझा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है सोल्यूशन, तो बजाय इसके इधर लिखे मैं इसको ऊपर जो है ना वो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ इधर सोल्यूशन। अब सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। देखें, ये रफ ही समझ लें आप इसको। हमारे पास ई का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। और अगर हम इसकी जो डायरेक्शन है उसको डिस्कस ना करें, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें, तो फिर ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें उसने डेल्टा आर नहीं बोला है, मतलब आर कहा है, तो इसलिए हम डेल्टा वी ओवर आर लिख लेंगे। और ऊपर जो उसने वोल्टेज लिया वो भी एब्सोल्यूट लिया है, लिहाजा हम डेल्टा वी नहीं लेंगे, वी लेंगे। तो ये हमारे पास यूं बन जाएगा वी ओवर आर। ठीक है, यानी ई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वी की अगर हम वैल्यू निकालें तो आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ज़रूर हो जाएगा, यानी आर ई हो जाएगा। ठीक है, और आर वैसे, और ई का फार्मूला हमने पढ़ा था के क्यू ओवर आर स्केयर। ठीक है, तो आर आर से कट जाएगा एक आर, तो ये हमारे पास बचेगा के क्यू ओवर आर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये बन जाएगा के क्यू ओवर आर, जो कि फार्मूला है किसका, वी का। यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे हमारे इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो लगाना है। सॉल्यूशन लिखें, और यहाँ पे लिखें एज वी नाउ पोटेंशियल का फार्मूला है v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, नॉट आर स्केयर। रेजिस्टेंस फोर्स के केस में भी आर स्केयर और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आर स्केयर है, लेकिन यहाँ पे ओनली आर होगा। तो
यहाँ पे हम इसकी कीमत जो है वो पुट कर सकते हैं। सो अब देखिए कंडीशन चूंकि दो है हमारे पास, एक है ए यानी व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, तो उसको फिर हम V पॉजिटिव लिखेंगे और K Q भी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R, और कीमत यहाँ पर दर्ज कर देंगे 9 ज़रब 10 की पावर 9 K की वैल्यू, और Q का जो आंसर है, सॉरी Q की जो वैल्यू हमारे पास वो है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -8, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -8, और R की वैल्यू हमारे पास किधर है जी 1.2। तो अब इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ऊपर वाली रकमें हैं हमारे पास, उनको ज़रब लगा लेंगे। 9 ज़रब 10 की पावर 9, ठीक है, और ज़रब 4 ज़रब 10 की पावर -8। अच्छा, ये ऊपर वाले रकमें लिखने के बाद बराबर दबा देना आपने, ये आंसर आ जाएगा 360। अब इसको तकसीम करना 1.2 पे, तो डायरेक्ट तकसीम का बटन दबाएंगे आप, तो 1.2, ये हमारे पास आंसर आएगा 300 वोल्ट। लेकिन हम इसके साथ प्लस लगा देंगे बिकॉज हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से फाइंड किया हमने इसको। इसी तरह आप नेगेटिव के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, ये आपने लिख लेना है और यही फार्मूला लगाना है। बस आपने क्या काम करना है, V के साथ नेगेटिव लगा देना है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और Q के साथ भी आपने नेगेटिव लगा देना है। और फिर आपने यहाँ पे वैल्यू जब पुट करनी तो 4 पुट नहीं करनी, वो आपने पुट करनी है -4, बिकॉज Q आप क्या लोगे, नेगेटिव। तो -4 पुट करोगे और जो जो आंसर आपके पास आएगा वो होगा V नेगेटिव, फाइनल आंसर वो -300 वोल्ट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। होप्स हो कि आपको इस न्यूमेरिकल की जो है ना वो समझ आई ही होगी। ज़ाहिर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं भाई। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 11वां क्वेश्चन, और फिर हमारे पास 12वां और फिर 13वां, और बस फिर एंड हो जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन हमारे अब सिर्फ बाकी हैं। तो ये हमारी शीट जो है इसकी एक साइड हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, तो हम मूव कर जाते हैं इसकी दूसरी साइड की तरफ। ठीक है जी, तो जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है इन बोहर्स atomic model of hydrogen atom the electron is in an orbit around the nuclear proton at a distance of 5.29 multiplied 10 raised by -11 meter with the speed of this one, और E की वैल्यू ये दी है, मैस भी उसने दिया हुआ। ठीक है, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट ए प्रोटॉन एक्सर्ट एंड दिस, यानी V फाइंड करना है, और फिर टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी हम मालूम करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास फाइनल एनर्जी होनी चाहिए, और इनिशियल एनर्जी, तो हम फाइनल एनर्जी में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी, तो लेकिन उसमें जाहिर सी बात है फाइनल तो हमारे पास होगी कुछ ना कुछ, लेकिन इनिशियल जो है वो यानी रेफर देखेंगे हम, एक एनर्जी हमारे पास जो है ना वो ज़ीरो आएगी। सो उस हिसाब से मैं बता दूंगा आपको कि कैसे जो है वो ज़ीरो है। सो सबसे पहले हम यहाँ इसका डाटा लिखते हैं जी। डिस्टेंस है डायमीटर, सॉरी डिस्टेंस उसने दिया 5.29, यानी आर की जो वैल्यू है वो है 5.29। ठीक है, और वेलोसिटी उसने दी है
2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और फिर कह रहा है ई की वैल्यू भी उसने दी है, ई की वैल्यू दी उसने 1.6, वही ये तो सभी को पता होनी चाहिए भाई, -19 कॉलम। और इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मास है। अब मालूम हमने क्या करना है, एक तो हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है, V मालूम करना है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी, यानी E T लगा देंगे छोटा सा साथ, यानी टोटल एनर्जी। और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, यानी EION साथ में लिख देंगे, यानी आयनाइजेशन एनर्जी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सिंपल जो है वो V का वही फार्मूला जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, V इज इक्वल टू KQ/R। तो K हमारे पास 9 ज़रब 10 की पावर 9, और Q हमारे पास वो रहा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 और डिवाइडेड बाय R है जी हमारे पास 5.29। तो कैलकुलेशन करेंगे जी हम इसकी। तो उसके लिए हम लिखेंगे 9 ज़रब 10 की पावर 9 बराबर दबा देंगे, फिर ज़रब 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 लिख देंगे। ठीक है, अब जो आंसर आया है हम डायरेक्ट तकसीम का बटन दबाएंगे और बटे में 5.29, तो ये हम करेंगे, ये हमारे पास आएगा 272 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 10 या -1 आ रहा है, -10। आई थिंक इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है हमसे, कि 9 ज़रब 10 की पावर 9 और Q/R, R उसने हमें दिया 5. चेक कीजिएगा कितना है, सॉरी ये R जो था ना, ये था 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻11, यानी ये इसमें -11 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 10 की पावर -11 इधर भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास ये वाला तो नहीं था भाई, बहुत ही भयानक सा आंसर ये तो आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 9 ज़रब 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 डिवाइडेड बाय 5.29। एक दफ़ा आपने बराबर दबा देना है, आंसर जब आ जाए फिर तकसीम का बटन दबाना है और लिखना है 10 की पावर सॉरी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 10 की पावर -11। तो ये हमारे पास आएगा 27.2 वोल्ट। ये हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब हमने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ना वो टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे जो टोटल एनर्जी का फार्मूला है ज़ाहिर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। तो पहले हम मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वैसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं वैल्यूज़ लगा के, लेकिन इजी होगा हमारे लिए कि हम अलग अलग मालूम कर लें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्केयर। हाफ और एम जो है वो हमारे पास 9 एक ज़रब 10⁻31 और v हमारे पास है 2.18 ज़रब 10⁻6 का स्केयर। अब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमारे पास होगी, सबसे पहले स्केयर वाली रकम को आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 बराबर दबा देंगे और इसका लेना स्केयर, स्केयर दबाएंगे एक्स स्केयर वाला बटन और फिर बराबर दबा देंगे। ये स्केयर आ गया हमारे पास। ज़रब ये वाली रकम लिखें 9.1 ज़रब 10⁻31 और तकसीम जो है वो 2 लगा दें आप, तो ये हमारे पास आएगा 2.16 भी इसको आप जो है ना वो कह सकते हैं मल्टीप्लाई 10⁻18 जाओ। ये हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। तो वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया है, क्यू हमारे पास वही ई होगा, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 और v हमारे पास ये है 27.2। तो इनको हम लगाएंगे ज़रब 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 और ज़रब 27.2। तो ये हमारे पास आएगा 4.352 मल्टीप्लाई 10⁻18 जॉल। अब टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? ई टोटल जो है ये हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 2.16, सॉरी ये क्या कर दिया, 2.16 मल्टीप्लाई 10⁻18 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये रही 4.352 मल्टीप्लाई 10⁻18। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे जमा। तो जमा कर लेते हैं जी। यहाँ पे 2.16 मल्टीप्लाई 10⁻18 और फिर ये लिख लेना पहले वाला और फिर आगे प्लस आपने लगाना है। प्लस लगाने के बाद ब्रैकेट शुरू करनी है, लिखना 4.352 मल्टीप्लाई 10⁻18 और ब्रैकेट आपने करनी है क्लोज और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 6.5 जॉल में। ये हमारे पास आंसर जो है ना वो आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻18 मल्टीप्लाई 10⁻18 ये जॉल में आएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इसको हम तकसीम कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻, पहले 1.6 पे डिवाइड कर देंगे फिर तकसीम का बटन 10⁻19।
तो ये हमारे पास आएगा 40.7। ये हमसे कोई हुई है गड़बड़ इसके अंदर, आई थिंक इसका जो आंसर है वो बुक के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है? चलें, यहाँ तक आपने जो है ना वो करना है। अभी आई डोंट नो कि इसमें क्या इशू आया है हमारे पास, कि इसमें क्या, आई डोंट नो कि क्या मसला बन गया इसमें। कैलकुलेशन तो आई थिंक ठीक हुई है शायद। तो क्या हो सकता है इशू इसमें? काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की हाफ एम, तो वैसे लगाया इस आंसर को। इसकी एक दफ़ा हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। अच्छा, यहाँ पे हाँ एक गड़बड़ हुई है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी ना, ये माइनस क्यू वी के इक्वल है। सो हाँ, यही प्रॉब्लम है इसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस है तो इसका आंसर जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे, इसलिए हमारे पास आंसर जो है ना वो रॉन्ग आ रहा है इसका। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली हम अगेंस्ट जो है वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो है वर्क डन के इक्वल होती है। तो वर्क डन आपको पता है, जब हम अगेंस्ट फील्ड लाइंस मूव करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। अच्छा, अब हम इनको करते हैं जमा। 2.16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, और प्लस अब नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाली माइनस इसको इस प्लस को माइनस कर देगी, इसलिए हम यहाँ पे माइनस ही यूज़ कर रहे हैं। ब्रैकेट शुरू करेंगे, लिखेंगे 4.352 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 और ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमारा आंसर जो है वो तकरीबन ठीक होगा। सो -2.19 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जॉल, ठीक है। अब जैसे अब इसको हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसी रकम को हम डिवाइड कर देंगे ब्रैकेट में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 पे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास आएगा यस -13.7 जॉल। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी टोटल एनर्जी। तो उसके बाद अब हमने फाइंड करना है इसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी। हम जो है सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी हम फाइंड करेंगे इसकी। तो आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल एनर्जी तो आ चुकी है, लेकिन अगर बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात की जाए तो उसमें जो टोटल एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला है वो आप पढ़ेंगे चैप्टर 20 में। हाँ आई थिंक, नहीं, हाँ 20 चैप्टर में, बिल्कुल 20 चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि एनर्जी ऑफ स्टेट जो है वो मालूम करने का हमारे पास जो तरीका होता है माइनस इनिशियल F1 फाइनल एनर्जी, इसको हम कह सकते हैं। सो फाइनल जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगी। हाँ जी, जीरो माइनस आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वही जो टोटल एनर्जी हमने मालूम की वही होगी, जबकि जो फाइनल है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और डायरेक्ट टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं कि देखें हम मूव कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड,
सो हमारी एनर्जी जो है वो नेगेटिव में स्टोर हुई है, ठीक है। तो अब देखें जब हम बिल्कुल फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ हमारी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो अच्छा, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तब हमारी एनर्जी जो है वो -13.7 है, और जब हम फील्ड से बाहर जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो। सो हम इसको इनिशियल एनर्जी जो है वो ले सकते हैं, और जो दूसरी हमारे पास एनर्जी होगी जब हम फील्ड से बाहर बाहर जाएंगे तो वो होगी ज़ीरो, और उसको हम फाइनल एनर्जी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा नाउ ये जो टोटल एनर्जी है इसको हम एज ए इनिशियल एनर्जी लेंगे, तो ये है -13.7 जॉल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये आंसर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसको कर लिया था ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी। अच्छा, जब हम फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो फाइनल एनर्जी वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। सो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेसिकली वो होगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी हाई एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल, ठीक है। तो हाई एनर्जी लेवल फाइनल होगा ज़ीरो, ये हाई एनर्जी है, जबकि इनिशियल एनर्जी जो है ये लो है। अब कहेंगे हाई लो कैसे, देखें ज़ीरो की वैल्यू, ज़ीरो बड़ा है और ये जो आंसर है ये माइनस में है, तो ये तो छोटी रकम, ये तो ज़ीरो से भी छोटी रकम है। सो हाई एनर्जी लेवल जो है वो हमारा ये होगा और लो एनर्जी लेवल ये होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो ये हम क्या करते होते हैं, जो हाई एनर्जी है उसमें से जो लो एनर्जी लेवल होगा उसको माइनस करेंगे। सो हाई एनर्जी लेवल पे जो एनर्जी है वो हमारे पास ज़ीरो है, जबकि लो एनर्जी लेवल पे हमारे पास जो एनर्जी है वो -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो ज़ीरो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का आंसर आएगा 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही टेक्निकल न्यूमेरिकल था, वो हमारा हुआ कंप्लीट। सो नेक्स्ट जो दो न्यूमेरिकल हैं वो इंतहाई आसान है, अगले 2 से 3 मिनट के अंदर हम उनको इंशाल्लाह जो है वो वाइंड अप करेंगे। तो कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल हैं, जितना टाइम लगना था इसी पे वो लग गया, इसी न्यूमेरिकल के ऊपर लगना था। तो आई डोंट थिंक कि बाकी जो दो न्यूमेरिकल हमारे हैं उस पर कोई इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो उनको अभी हम कंप्लीट करते हैं और फिर क्लास ख़त्म करते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत ही लेंथी हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है, लेकिन याद रखें कि ये घंटा आप के जो चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स हैं उस वो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे इस 1 घंटे की वजह से। सो 12वां न्यूमेरिकल हमारे पास है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर ए कैमरा कंटेन्स ए capacitor for storing the energy used to produce flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 माइक्रोफैरड, तो ये हमें उसने दी है, यहाँ लिखेंगे डाटा, ये हमें उसने कैपेसिटेंस दी है। सो सी लिखेंगे, ये हमारे पास कितनी 750 माइक्रोफैरड यानी 750 ज़रब 10⁻⁻6 फैरड। कैपेसिटर इज 330 वोल्ट, पोटेंशियल कितना है जी 330 वोल्ट, और डिटरमाइन द एनर्जी दैट इज यूज टू प्रोड्यूस फ्लैश। सो एनर्जी हमने मालूम करनी है जो कि फ्लैश पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगी। सोल्यूशन लिखेंगे, अब ये वही एनर्जी होगी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी, और इसको W से ज़ाहिर कर सकते हैं, और ये हमने पढ़ा था ये होती हाफ CV स्केयर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्केयर। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे हम, हाफ वैसे C की जगह पर उसकी वैल्यू 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, और V हमारे पास है 330 वोल्ट का स्केयर। वोल्ट यूनिट यहाँ ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अब हम सबसे पहले स्केयर वाली रकम जो है वो हल करेंगे। 330 का लेंगे स्केयर, तो ये हमारे पास आंसर ये वाला आएगा। अब इसको ज़रब लगाएंगे 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 के साथ, तो ये हमारे पास ये आएगा। और डिवाइड कर देंगे इसको 2 पे, ये हमारे पास आएगा 40.8 जॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट। देखें कितना आसान न्यूमेरिकल था, कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। A capacitor has a capacitance of 2.5 multiplied to raise power -8 farad। कैपेसिटेंस कितनी है? 2.5 मल्टीप्लाई टू रेज पर -8 फैरड। और in charging process the electrons are removed from the plate and placed on an other one, यानी दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर किया गया है। and the potential difference between plates is 450 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है जी? 450 वोल्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने मालूम करना है। तो देखें, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे एज वी नो, एज वी नो। अब देखें, अगर एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज ई है और पार्टिकल हों n, तो टोटल चार्ज जो होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई, यानी n पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज E है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? एन ई। इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 लिखेंगे। और अब लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं आप एज चार्ज stored on plates of capacitor is given as Q is equal to CV, या सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी आल्सो नो दैट, वो भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। कंपेयरिंग बाय 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, बाय 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू सी भी है और Q इज इक्वल टू एन, अगर इनका मुवाजना करें तो लेफ्ट साइड बराबर है, लिहाजा राइट साइड भी बराबर होगी। सो एन इज इक्वल टू सी वी एंड एन इज इक्वल टू सी वी ओवर ई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वैल्यूज़ पुट करेंगे, एन हमारे पास वैसे आएगा, सी की जगह पे हम लिखेंगे 2.7, इसको इधर रख लेते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। एन हमारे पास एन इज इक्वल टू सी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ और वी हमारे पास है 450 डिवाइडेड बाय ई हमारे पास होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। सो अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। कैसे करेंगे? लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ठीक है, और ज़रब 450 तकसीम ब्रैकेट शुरू करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, तो ये हमारे पास आएगा 7.03 ज़रब 10 की पावर 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 10⁻13, अप्रॉक्सीमेटली 7 मल्टीप्लाई 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्सो के आपको जो है वो चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप
नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी फेसबुक प्रोफाइल आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा इंस्टा आईडी भी शायद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाए, तो वहाँ पे भी आप हमसे ये इन न्यूमेरिकल्स के मुतालिक सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। व्हाट्सएप भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301625587 4। ठीक है। और हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ आप लिख देंगे ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तो हमारा यानी जो है वो आईडी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप वैसे सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। वहाँ से आप जा सकते हैं। इंस्टा में भी इंस्टा का लिंक भी मौजूद है। तो बेहतर तो यही है कि आप जो है वो इधर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, और इंशाल्लाह आपको उसका आंसर जो है वो जितना जल्दी पॉसिबल हुआ दिया जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर देना, तो हम कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर दे देंगे। और अगर वीडियो उसके लिए दरकार हुई उसके आंसर को समझाने के लिए, तो डेफिनेटली हम वीडियो भी बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल तो आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ ही है, अगर नहीं किया हो तो वो भी जो है वो कर दें। और थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड जो चैप्टर है 13 चैप्टर, उसकी न्यूमेरिकल्स के लिए आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।